हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रेक बैंकिंग। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से आ, ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसीज आ चुकी हैं। क्लरिकल का काफ़ी अच्छे नंबर्स में वैकेंसीज हैं। तो एग्ज़ाम्स भी प्रीलिम्स के जो हैं काफ़ी जल्दी आने वाली हैं, जिसका टेंटेटिव डेट ऑलरेडी आपको पता है कि फरवरी में होने वाला है। तो आप सभी को पता है ऑलरेडी कि इस बार वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में, जैसे आप देख सकते हैं, और हर स्टेट में काफ़ी अच्छे वैकेंसीज़ हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसी दैट हैज़ बीन रिलीज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर क्लरिकल कैडर्स। सो आप सभी के लिए ये जो है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी लेके आया हुआ है, जिसको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है गाइज। आपको ये भी पता है गाइज कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसी ज़्यादा है तो कंपटीशन बढ़ेंगे। ये मेरा मानना बिल्कुल गलत है। कंपटीशन आपका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका नंबर सेम रहेगा। अगर वैकेंसी सपोज 5000 होते, 6000 होते, उस केस में भी आपको क्या लगता है सीरियस एस्पिरेंट एग्जाम में नहीं बैठते क्या? ऑब्वियसली बैठते ना। लेकिन अगर वैकेंसी ज़्यादा आ गई तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ेंगे, लेकिन ये वैसे लोग उसमें आएंगे कंपटीशन में जो ये सोच के आ रहे हैं कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ओवरऑल जो है कंपटीशन जो है सीरियस एस्पिरेंट्स जो है नंबर ओवरऑल सेम टू सेम ही रहने वाला है। और सिर्फ आपको एप्लीकेशंस के नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपका सिलेक्शन काफ़ी इजीली हो सकता है अगर आप राइट डायरेक्शन में अ, इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें तो। मैं ऑलरेडी गाइज एसबीआई में एज ए क्लर्क वर्क कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से अटैम्प्ट करना है तो वो क्या हो सकता है। सो गाइज इसको बताने के लिए मैं तीन चीज़ बोलूँगा जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और वो तीनों चीज़ क्या है गाइज? फर्स्ट जो है गाइज, आपको कंसिस्टेंसी जो है सबसे एक नंबर पे आपको रखना है। और कंपटीशन के एग्ज़ाम के कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि बिना कंसिस्टेंसी का आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। और आपको होल हार्टेडली करना पड़ेगा, न कि सिर्फ वैकेंसीज आया और उस पर सिर्फ फॉर्म मैंने डाला और उसका सिलेक्शन हो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है पढ़ रहे हैं अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है। अगर आप पहले से कंटिन्यूटी बनाए हुए तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। लेकिन अगर आप अभी भी कंटिन्यूटी नहीं बनाए हुए हैं और सिर्फ ऐसे सोच रहे हैं कि हो जाएगा, तो मुश्किल है। तो इसलिए आप अपना फर्स्ट जो है कभी भी और किसी तरह का भी कंपटीशन एग्जाम हो आप कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। सेकेंड गाइज मैं क्या बोलूँगा, कंटिन्यूटी में आप क्या करना है, सेकेंड आपको उसके बाद मॉक टेस्ट डेली लगाना है। अब मैं ये मॉक टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, और मॉक टेस्ट वो भी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पर अगर आप प्रेफरेबली लगाएं तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप टेस्ट देने जाएंगे प्रीलिम्स का तो आपको एक सिस्टम पे दिया जाएगा टेस्ट लगाने के लिए। तो अगर आप अडेप्ट हैं पहले से तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और बेहतरीन होगा। इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चंस में 2 से 4 सेकंड इधर उधर कम से ज़्यादा समय लेते हैं स्क्रॉलिंग करने में, कंपेयर टू इन कंपैरिजन टू योर कंपटीटर, सो आप समझिए कितने बार आप स्क्रॉलिंग करते हैं और नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन जाते हैं। इससे आपका 2 से 3 मिनट टाइम बर्बाद हो जाता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता है, एनालिसिस में आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आपको ये करना है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन मॉक टेस्ट में आप प्रेफरेबली लैपटॉप है तो लैपटॉप से लगाइए और सिस्टम है तो सिस्टम से लगाइए। अब ये मॉक टेस्ट में क्यों बोल रहा हूँ गाइज, तो गाइज इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर आपको पता नहीं हो कि गेम का फॉर्मेट क्या है आपका, तो गेम का प्रिपरेशन आप किस बेस पे करेंगे? है ना, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जब आपको पता है कि आपका गेम है कि मॉक टेस्ट आपको देना है जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें तो बेहतर होगा ना। नहीं तो रैंडमली इधर उधर प्रिपरेशन करने से ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट पे आइए और इसको कंटिन्यूअसली रोज़ एक दो जितना आप लगा सकते हैं उसको लगाइए। और उस मॉक टेस्ट को सिर्फ लगाना नहीं है, उस मॉक टेस्ट से आपको सीखना है, क्योंकि अल्टीमेटली सेम उसी तरह का आपको सिस्टम में वहाँ पर जाकर के मॉक टेस्ट को ही लगाना है। एक क्वेश्चंस पेपर सेट होंगे आपके 100 मार्क्स के, 30 आपका इंग्लिश हो गया, 35 आपका रीजनिंग हो गया और 35 आपका पॉइंट्स हो गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
तो आप पहले से आप उसके लिए अडेप्ट रहेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देनी है और मॉक टेस्ट से आपको कैसे सीखना है जिससे आपकी परसेंटाइल बढ़े। परसेंटाइल डायरेक्टली, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू योर कंपिटिटर। तो आपको क्या करना है गाइस कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो उसमें आपको क्या देखना है कि फर्स्ट आपका परसेंटाइल कितने हैं। मेरा मानना है कि कम से कम 80% प्लस, 80+ परसेंटाइल आपका होना चाहिए अगर आपको सच में क्रैक करना है तो। अदरवाइज़ वो मैं उसको सिर्फ लक के बेसिस पे ही मैं बोल सकता हूँ कि होगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका 80+ परसेंटाइल है। 90 है तो आपको गारंटीज है कि आपका हो जाएगा जनरली, कंसिस्टेंटली अगर हो रहा है तो। 90 का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक मॉक टेस्ट में आया और बाकी में आपका डाउन। अगर आप कंसिस्टेंटली वैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो मतलब आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे जा चुका है। दूसरा चीज़ मॉक टेस्ट में आप ये देख सकते हैं कि जब मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो सारा क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। आपको ये भी पहचानना है कि आप हर सेक्शन में आपका कौन ऐसा पार्ट है जिसमें आपका काफ़ी स्ट्रेंथ, मतलब कौन ऐसे पार्ट है जहाँ पे आप काफ़ी इजीली क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। सपोज इंग्लिश के कौन ऐसे टाइप्स ऑफ के क्वेश्चंस है जिसको आप इजीली बना पा रहे हैं, कौन ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें डिफ़िकल्ट आपको लगता है या आप उसमें ज़्यादा टाइम लेते हैं। एक ये पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि मॉक लगाने से आएगा। ऐसे ही आप रीजनिंग और मैथ्स में भी आप पहचानिए कि कौन ऐसा चीज़ है जिसको आप ज़्यादा फास्ट बना पाते हैं और कौन ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है गाइज। प्लस एक चीज़ और देखना है मॉक टेस्ट में कि गाइज कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो आप देखिएगा कि क्या होता है। एक एवरेज टाइम देता है और एक टॉपर का टाइम देता है। तो मैं टॉपर के टाइम को सजेस्ट मैं नहीं करूंगा देखने के लिए, क्योंकि कई बार मॉक टेस्ट में गलत तरीके से भी लोग मॉक लगा देते हैं टॉप आने के लिए, जो कि दैट इज़ टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू रियल एग्जामिनेशन। सो आपको एक एवरेज टाइम देखना है कि जनरल जो अदर कंपटीटर हैं और अदर पीपल हैं जो उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं वो कितना समय लिए हुए हैं। अगर कोई 30 सेकेंड में जनरल एवरेज आपका टाइम है और आप उससे ज़्यादा लेते हैं, तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना है और कोशिश करना है कि आपका जो टाइमिंग है उससे कम आए। ये आपको हेल्प करेगा आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। और अगर एवरेज टाइम 30 सेकेंड है किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए, दैट मीन्स देयर इज अनदर वे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। दैट मीन्स यू आर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ रॉन्ग वे। दैट इज वाई यू आर टेकिंग मोर टाइम ना। तो आपको यूट्यूब पे फाइंड करना है उस टाइप के क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सॉल्यूशन, और देखिए कौन ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके टाइम को रिड्यूस कर सकता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप मॉक टेस्ट में काफ़ी बेहतरीन, आ, क्या बोल सकता हूँ, काफ़ी बेहतरीन आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है गाइज। और तीसरा चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ मॉक टेस्ट में लगाते वक्त, जनरली मैं जब मॉक टेस्ट लगाता था, सपोज मैं प्रीलिम्स का ही मॉक लगा रहा हूँ, तो मेरा अप्रोच क्या होता था गाइज। तो मेरा क्या है कि मॉक टेस्ट लगाने से मैं काफ़ी हद तक इस बात से वाकिफ़ हो चुका था, जान चुका था कि कौन मेरा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और उस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे लिए स्ट्रेंथ है। तो स्पेशली मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, क्लरिकल लेवल के जो प्रीलिम्स हैं, उसमें जो मेरा स्ट्रेटजी होगा ये कि सपोज़ अगर आप मैथ्स में बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ अपना टाइम को सेव करने के लिए। सपोज मैं मैथ्स लगा रहा हूँ तो टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट अगर इनक्वलिटी मिल गया तो उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ, उसको मैं बना ही लेता हूँ। उसके अलावा मैं फिर खोजता हूँ, अगर नंबर सीरीज मिला तो उसको मैं बना लेता हूँ। कई बार नंबर सीरीज टोटल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन 5 भी अगर क्वेश्चन है तो 3-4 बन ही जाते हैं। तो जो नहीं बन रहा उस पर आप दिमाग प्लीज़ मत नहीं लगाइए नंबर सीरीज में, क्योंकि ये टाइम बहुत स्पॉइलिंग करता है। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशंस हैं, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैथ्स में ये जनरली जो है मैं इन सारी चीज़ों पे फोकस करता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले स्कोर को खुद को एक्वायर कर सकूँ। और एक चीज़ और गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओ इसको ज़रूर इस्तेमाल करो, नहीं तो ये आपका टाइम धीरे धीरे खा जाता है मॉक टेस्ट लगाते हुए। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप एक डीआई ले रहे हो, ठीक है। तो एक डीआई में कितने क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 4, किसी में 5, जनरली 5 क्वेश्चंस होते हैं।
तो हम क्या करते हैं ना, जनरली कैंडिडेट जो नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्वेश्चंस को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि सेम डीआई को देखने में आपको 5 बार टैप करना पड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इससे क्या हुआ कि 2 से 3 सेकंड हर क्वेश्चन में बर्बाद हुए कि नहीं आपका। तो 3 से 4 सेकंड अगर आपका स्पॉयल हुआ टाइम, तो 5 क्वेश्चंस के लिए आपका 15 सेकंड कम से कम स्पॉयल हुआ। इसी तरह से अगर 3 डीआई जनरली रहता है, तो आप 1 मिनट लेके चलिए कि आपका टाइम सिर्फ उस डीआई को स्क्रॉलिंग करने में लगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि स्पेशली जब डीआई का सिलेक्शन का बात आता है ना, तो फर्स्ट आप उस डीआई को देखिए कि आपने उस डीआई को पहले बनाया है क्या। बनाए होंगे, क्योंकि जो चीज़ आप पहले किए होंगे उसको आप जल्दी समझ पाएंगे। एग्ज़ाम में जा कर के दिमाग ज़्यादा लगाना वो एक एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम से बाहर आप लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो जो भी 3 डीआई दिए हैं, तो पहले देखिए कि तीनों डीआई में फैमिलियर कौन है। और तीनों डीआई के देखने का तरीका होना चाहिए कि डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 पे टैप कीजिए, और उसके ठीक बाद डायरेक्ट आप 6 नंबर क्वेश्चन पे जाइए। 2 3 4 5 6 अगर आप करते हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उस डीआई को देखिए, उसको उसका जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है या डीआई जो है कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। सिमिलरली नेक्स्ट आप जाइए, आपको कोई सपोज क्वाड्रिक मिल गया तो उसको बना दीजिए, उसको वेट मत कीजिए। फिर आगे गए, एक और डीआई मिला तो उसका फर्स्ट ही क्वेश्चन को डीआई का देख लीजिए कि डेटा कितने इजी आप कंप्रीहेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ठीक 5 क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट में चल जाइए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम का सेविंग होगा। और फिर आगे जाते हैं, आपको नंबर सीरीज मिला उसको तुरंत बना लीजिए। ऐसे करके आपको मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और समझना है, जिससे आपके टाइम का क्या होगा, सेविंग होगा। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप इजीली तब तक क्वाड्रिक बना चुके होंगे, अगर आया होगा तो नंबर सीरीज बना गए होंगे, आया होगा तो सिंप्लीफिकेशन बना लिए होंगे, और साथ ही साथ आप सारे पेपर को भी गो थ्रू कर चुके होंगे और डीआई को भी देख चुके होंगे। और ठीक उसके बाद इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आप डीआई पे आ जाइए, और डीआई को जल्दी जल्दी आप बनाना शुरू कीजिए। इस तरह से अगर आप मैथ्स को अप्रोच करेंगे तो ये आपके लिए एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। ठीक है गाइस। वहीं जहाँ तक आपका इंग्लिश का बात है गाइस, तो इंग्लिश में आप क्या करें कि मैं यही एक एडवाइस दे सकता हूँ गाइस, कि आपको इंग्लिश जो है क्या प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक वीडियो में और इतने छोटे चीज़ों में मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या हर सेक्शन को करें। बट जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप चीज़ इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, आप उसको मेंटली प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है, आप मेंटली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं आपको बताऊं, इंग्लिश को अगर फिजिकली आप पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ पेपर लगाते हुए पढ़ रहे हैं ना, तो वो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि आप जब मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, नॉर्मल आप विजिट कर रहे हैं, तो उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इंग्लिश का ये रूल है, उसको जब आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट while attempting the question, and also it will strengthen your English। बस एक ही चीज़ बताऊंगा इंग्लिश में, और कि आपको ऑब्वियसली पहले जंबल अगर आया होगा तो कभी भी पैरा जंबल को मत उठाइए, और आरसी को भी नहीं उठाना है। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लाइक फिलर हो गए, कॉमन एरर हो गए, बनता है तो बना दीजिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अगर आप आरसी लेते हैं तो उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स जनरली पूछा जाता है, उसको आप तुरंत अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है गाइज, ऐसे कीजिए। और कई बार एक ऐसा सिचुएशन भी आता है इंग्लिश में गाइज, कि जब हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो लास्ट में हम आरसी को टच करते हैं। तो सपोज आरसी जो है हमारा 30 लाइन्स का है, सपोज कितने 30 लाइन्स का है, और आपके पास सिर्फ 3 मिनट टाइम है। तो जनरली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जब तक वो पूरा आरसी को पढ़ते नहीं है तब तक वो क्वेश्चंस पे जाते नहीं हैं। तो आप बताइए, 3 मिनट्स टाइम है, अगर आपका रीडिंग स्पीड इस हिसाब से है कि 3 मिनट्स में सिर्फ आप आरसी को ही खत्म कर पाएंगे, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए, और ऐसा बहुत बार होता है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए मैं इसके लिए आपको एडवाइस करूंगा, और इसको आपको आज ही करना है, कि आप घर पे आज बैठिए, और आप अपना जो है क्या कर सकते हैं, स्पीड को मेज़र कीजिए। रीडिंग स्पीड क्या है जिससे आप किसी चीज़ को कंप्रीहेंस कर पाते हैं इंग्लिश को। टाइमर ऑन करके आप देखिए कि 1 मिनट में आपका कितना स्पीड है, एक एवरेज आप पता कीजिए आप अपना। सपोज आपका 10 लाइन का स्पीड है 1 मिनट में, तो आपके पास 3 मिनट टाइम है, तो उस केस में आपको 30 लाइन का आरसी पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आपको दिया गया, आप सिर्फ 2 मिनट टाइम आरसी पढ़ने में लगे और 1 मिनट कुछ बनाने में लगाइए। अदरवाइज पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं उस आरसी को। तो 2 मिनट में आप 20 लाइन अराउंड आप पढ़ लेंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है कि नहीं।
20 लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उस, तो 1 मिनट में उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप इंग्लिश में इस स्ट्रेटजी का यूज़ कीजिए। रीजनिंग में हमेशा कोशिश कीजिए कि इनइक्वालिटी हो गया, अटेम्प्ट कीजिए, मिलता है तो सिलॉग्स है इसको अटेम्प्ट कीजिए, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है इसको तुरंत अटेम्प्ट कीजिए, इसको बिल्कुल हमको नहीं छोड़ना है। जब भी पजल्स आते हैं तो फिर वही पजल्स में 5 क्वेश्चंस होते हैं, जो भी 5 6 में जो क्वेश्चन सेट्स आते हैं उसको आप हर बार स्वाइप करके मत देखिए उसके एक एक क्वेश्चन को, ये आपके टाइम को वेस्ट करता है, 2 सेकंड 3 सेकंड, इससे बहुत ज़्यादा आपके टाइम को वेस्टेज होता है। तो उस बस पजल को देख लीजिए, बनाना है अगर आपको ईजी लग रहा है तो तुरंत उसको बनाइए, नहीं तो फिर डायरेक्ट मान लीजिए 1 नंबर से आपका फर्स्ट पजल का क्वेश्चन हुआ, डायरेक्ट 6 पे आप जाइए, ताकि आपका 5 टाइम बचे 5 क्वेश्चन स्वाइपिंग का। तो गाइज ओवरऑल इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो और मैं मॉक टेस्ट में इस अप्रोच से चलते हो, तो चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्ज़ाम हो, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और यही तरीका था जिससे मैं हर एग्ज़ाम में यूज किया। ये सिर्फ जो स्ट्रेटजी है सिर्फ एसबीआई क्लर्क के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये मेरा एक बहुत ही इन डेप्थ आपके से मैं अपना व्यू शेयर किया एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक किया है। एस बी आई पी ओ में आई एम करेंटली वर्किंग, साथ साथ एस बी आई क्लर्क, एन आई एस सी एल ए ओ, आई बी पी एस पी ओ, आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क, इन सारे एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और इसमें जो मेरा सीक्रेट है वो यही है कि मैं मॉक टेस्ट को ऐसे अटेम्प्ट करता था और बहुत ज़्यादा लगाता था, तो जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए। सो थैंक you very much for watching this video till this end, and please don't forget to subscribe my channel if you want any futures updates। और अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस चाहिए सारे जनरल कंपटीशंस का, तो चैनल पे मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो अगर आपका कुछ क्यूरी है, सो यू कैन लेफ्ट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस, and I will be glad to reply you uh, very soon. So thank you very much, and happy learning.